दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज एनसीईआरटी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैंने आज लिया हूँ क्लास 8 के, जो अति महत्वपूर्ण होंगे, जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम हैं, जैसे सी टेट दिसंबर 2024 में प्रस्तावित है, यूपी टेट, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, सक्षमता परीक्षा, बीपीएससी, टीआरबी 4 इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का कारण है। पहला है कवक, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है विषाणु, चौथा है जीवाणु। तो बताइएगा आप लोग। देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाले वो कौन कौन से हैं, आप लोग याद रखिएगा। प्रोटोजोआ से होने वाले वो पापा काम पर सोते हैं, ट्रिक याद रखिएगा। पापा काम पे सोते हैं। पाइविया, काला ज्वर, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। तो कौन से हो जाएंगे? पाइविया, काला ज्वर, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग। ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है इससे। तो मलेरिया कैसा रोग हो जाएगा? ये प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। पापा काम पे सोते हैं, आप लोग याद रखिएगा। पाइविया है, काला ज्वर है, मलेरिया है, पेचिस है और निद्रा रोग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल है कि धान की फसल है, रबी की फसल है, कि खरीफ की फसल है, कि जायद की फसल है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, कैसे हम पहचानेंगे फसल कौन सी है। देखिए, धान कब बोया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। धान बोया जाता है जून और जुलाई में। जून और जुलाई में। इसकी कटाई कब होती है? इसकी कटाई होती है सितंबर या अक्टूबर में। सितंबर या अक्टूबर में। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो ऐसी फसल जो गर्मियों में बोई जाए और सर्दियों की स्टार्टिंग में काट ली जाए, वो फसल कौन सी होती है? वो खरीफ की फसल होती है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। धान की फसल एक खरीफ फसल है। ये फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और भी फसलें हैं जो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं, जैसे गन्ना, बाजरा, ज्वार, धान, मक्का इत्यादि की खेती भी जो है खरीफ के अंतर्गत आती है। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है चना की फसल है। पहला है रबी की फसल है, कि खरीफ की फसल है, कि जायद की फसल है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग। देखिए, चना कब बोया जाता है? चना बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और काट कब लिया जाता है? मार्च अप्रैल में। जो फसल सर्दियों में बोई जाए
और गर्मी के स्टार्ट होते ही काट ली जाए, वो फसल होती है रबी की फसल। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। एक लोग टिक याद रखिएगा, चना नाई हुट्टा बजते ही जोश में आलू आया। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। चना हो जाएगा, राई हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ज्वार बाजरा हो जाएगा। खरीफ के अंतर्गत नहीं होता है ज्वार बाजरा, पिछले क्वेश्चन में बताएं स्वाभिष्ट के लिए ज्वार बाजरा खरीफ के अंतर्गत नहीं बल्कि रबी के अंतर्गत आएगा। आलू हो जाएगा, मटर हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ट्रिक, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी के अंतर्गत आ जाएंगी, राई, चना, मटर, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलें जो हैं रबी की फसल हो जाएंगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। तो चना कैसी फसल है, चना रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है उर्वरक है, कैसा है, कार्बनिक पदार्थ है कि अकार्बनिक लवण है, ये दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग। जो उर्वरक होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उर्वरक क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। अगर पूछा जाए कि प्रयोगशाला में ऐसा कौन सा कार्बनिक पदार्थ है पहला जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया, तो आप लोग बताइएगा। उसका नाम है यूरिया। यूरिया एक ऐसा पदार्थ है जो प्रथम बार प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया। इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2CO जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला है खरपतवार हटाने को कहते हैं, जुताई कहेंगे कि सिंचाई कहेंगे कि निराई कहेंगे कि कटाई कहेंगे। इस चारों वर्ड को समझिएगा। देखिए, जुताई कब होती है, जब खेत को काट लिया जाता है तो खेत जो है टाइट हो जाता है, उस मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए जो है जुताई किया जाता है। फसल को काटने के बाद मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए खेतों में जुताई की जाती है। सिंचाई क्या होता है, जब खेतों में फसल लगी होती है तब उसमें जो है सिंचाई की जाती है। और कटाई क्या होती है, फसल तैयार होने पर। क्या होती है, जब फसल तैयार हो जाती है तो जो है क्या होती है, कटाई होती है। समझ में आ गया। एक बात और याद रखिएगा, खरपतवार हटाने की बात कर रहा है तो जैसे आपने कोई फसल लगाया, ठीक है, फसल में कुछ अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक तत्व जो है विद्यमान हो जाते हैं खरपतवार, जिससे फसल को वृद्धि करने में रोकते हैं, फसल को वृद्धि करने में रोकते हैं। अगर वो सब अनावश्यक जो है पेड़ हटा दिए जाएं उस फसल से, तो फसल जल्दी वृद्धि होगी और उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी। तो उस विधि को हम लोग कहेंगे निराई। क्या कहेंगे, निराई हम लोग कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कोई भी फसल लगाइएगा, अगर निराई नहीं हो रही है तो फसल की पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो आप लोग याद रखिएगा, निराई खरपतवार हटाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनाज का भंडारण किया जाता है। पहला ऑप्शन है जूट के बोरों में, दूसरा है धातु के पात्रों में, तीसरा है कोठियों में, चौथा है एफसीआई गोदामों में और पांचवा है उपयुक्त सभी। देखिए, जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल को रखने के लिए कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता होगी, चाहे आप घर में रखें, चाहे गोदाम में रखें, चाहे एफसीआई गोदाम में रखें, चाहे किसी पात्र में रखें। जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी, अगर अच्छी ढंग से नहीं रखी जाएगी तो वो कीड़ा लग जाएगा, घुन लग जाएगा, जिससे आपकी फसल चौपट हो जाएगी। तो एक बात याद रखिएगा, फसल को जूट के बोरों में भी रखा जाता है, धातु के पात्रों में भी रखा जाता है, कोठियों में भी रखा जाएगा और एफसीआई गोदामों में भी रखा जाएगा। इसलिए अनाज का जो भंडारण है, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर इसका पांचवा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? चूहों को कहेंगे, कि केचुआ को कहेंगे, कि मकड़ी को कहेंगे, कि बगुलों को कहेंगे? देखिए, किसानों का कौन सा मित्र है, आप लोग याद रखिएगा। किसानों का जो मित्र है वो है केचुआ। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। जो केचुआ होता है वो मिट्टी को ओवा शक्ति बढ़ाने में मदद करता है, जिससे फसल अच्छी हो जाती है। तो केचुआ जो है किसानों का मित्र जो है कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। पहला है प्लाज्मोडियम, दूसरा है शैवाल, तीसरा है ईस्ट और चौथा है लैक्टोबैसिलस। जब हम दूध से दही कहेंगे कि बनाना है, क्या है, दूध से दही बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या बोल रहा है। अगला है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। चीनी से एल्कोहल बनाना है हमको, क्या बनाना है, चीनी टू एल्कोहल। संक्रमण कहलाएगा, कि परीक्षण द्वारा, कि किण्वन द्वारा, कि संदूषण द्वारा। तो अगर चीनी को एल्कोहल में चेंज करना है तो प्रोसेस होता है किण्वन विधि द्वारा, चीनी से एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? पहला है लोहा, दूसरा है आयरन सोना, तीसरा है तांबा, चौथा है चांदी। तो निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? उसका ऑप्शन नंबर पहला लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा। इसका प्रतीक होता है Fe, इसको कहते हैं आयरन। तो मानव रक्त में कौन सा पाया जाएगा? लोहा पाया जाता है, तो लोग याद रखिएगा। अगले सवाल को में हम चलेंगे हम लोग। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपके मन मुताबिक हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्लास को ज़रूर देखिएगा। लाइक करिए या ना करिए, आपकी स्वेच्छा की बात है, मगर जो हमारा कर्तव्य है मटेरियल देने का, वो मैं आप निभाता रहूँगा।
और आप पढ़ते रहिएगा। अगला सवाल है कि टेस्टोस्टेरोन है क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है कि स्त्री हार्मोन्स है कि पुरुष हार्मोन्स है कि इनमें से कोई नहीं है? देखिए, टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा है, कोई भी टेस्ट करेगा तो पुरुष करेगा, तो आप ऑप्शन नंबर का जो है तीसरा सही जवाब हो जाएगा। टेस्ट पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए कि प्रोजेस्टेरॉन ये किस में पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा स्त्री हार्मोन्स में पाया जाएगा, और टेस्टोस्टेरॉन पुरुष हार्मोन्स में पाया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है, निम्न में कौन सा रोग विषाणु जनित है? पहला है मलेरिया, दूसरा है हैजा, तीसरा है पोलियो, चौथा है टाइफाइड। देखिए, आप लोगों ने पढ़ चुके हैं मलेरिया कैसा है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ। अगर पूछा जाए हैजा कैसा है, तो हैजा है जीवाणु जनित रोग, और टाइफाइड कैसा है, जीवाणु जनित रोग है। जो आपका बच्चा पोलियो, ये पोलियो एक प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है? वायरस डिजीज है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या है। अगला है, निम्न में कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा है आर्गन। देखिए, वायुमंडल में कुल मिलाकर के 100% गैसें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन गैस कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है। अगर पूछा जाए किन दो गैसों का जो है मिश्रण 99% होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है 99% अपना योगदान जो है वायुमंडल में देती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए CO2 कितना देता है, तो 0.03 CO2 का योगदान रहता है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या है। अगला है सवाल कि विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है, रतौंधी हो जाएगा कि बेबी हो जाएगा, कि स्कर्वी हो जाएगा, कि विकेट्स हो जाएगा। देखिए, विटामिन से सवाल बनता है, हर परीक्षाओं में बना है सवाल। अगर पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, विटामिन की खोज फंक जी ने की थी। ठीक है। अगर पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, WBC। वाटर में घुलनशील है B और C। अगर पूछा जाए वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं जो बचे हैं, कीड़ा याद रखिएगा, A, D, E और K। जो आपके विटामिन बचे 4 A, D, E, K, वो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिएगा, अगर विटामिन A की कमी से पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रतौंधी। विटामिन B की कमी से रोग पूछा जाए तो बेबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेबी। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कर्वी।
और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो आप लोग सूखा रोग या विकेट्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो सी से पूछ रहा था, तो सी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। सी से कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? रोनाल्ड बोस ने किया था, कि एडवर्ड जेनिंग ने किया था, कि फ्लेमिंग ने किया था, कि रंजन ने किया था? बताइएगा आप लोग। तो चेचक के टीके की खोज जो किया था रोनाल्ड बोस ने किया था। कौन सा? सॉरी, चेचक की जो टीका की खोज किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा था? 3 शब्द चेचक में, 3 शब्द जेनर में। तो चेचक को जेनर से याद रखिएगा, चेचक को जेनर से। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला है, निम्न में कौन सा पौधा औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है बरगद, कि दूसरा है पीपल, तीसरा है नीम, चौथा है बबूल। इसमें से ऐसा कौन सा जो है पौधा है जो औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधा का नाम है नीम। आप लोग याद रखिएगा, नीम एक ऐसा वृक्ष है जिससे विभिन्न प्रकार की जो है दवाइयाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाया जाता है? दवाइयाँ। क्या बनाया जाता है? दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट का जो है पुराना नाम कौन सा है? हेरी नेशनल पार्क। हेरी नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये रामगंगा नदी किनारे है। अगर पूछा जाए टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। सारे क्वेश्चनों को देखते चलिएगा। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में सर्वाधिक है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान रखता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। इसका पुराना नाम हेरी नेशनल पार्क है। ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? रामगंगा नदी किनारे बसा हुआ है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, ये अंतिम सवाल रहेगा इस सेशन का, कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? काफ़ी बार सवाल बना है। क्षोभ मंडल में पाई जाएगी, कि मध्य मंडल में पाई जाएगी, कि समआयन मंडल में पाई जाएगी, कि समताप मंडल में पाई जाएगी? देखिए, वायुमंडल में 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। अगर कहा जाए कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो क्षोभ मंडल में हो जाएंगी। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ हो जाएंगी? क्षोभ मंडल में हो जाएंगी। अगर पूछा जाए हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, तो हवाई जहाज़ जो है समताप मंडल में उड़ते हैं।
सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? सबसे ठंडा मंडल हो जाएगा मध्य मंडल हो जाएगा। अगर ओजोन परत किस मंडल में पाई जाएगी? तो वायुमंडल से आने वाली परावैंगनी किरणों को जो है ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। अगर ओजोन परत ना हो तो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी, जिससे मानव शरीर में त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगर पूछा जाए ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ओजोन जो दिवस है ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस मंडल में पाई जाएगी? समताप मंडल में पाई जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मगर क्लास को देख जरूर लीजिएगा। मैं फिर कहूँगा, लाइक कीजिएगा ना कीजिएगा आपकी मर्जी की बात है, मगर क्लास जरूर देख लीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।